चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं हम नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर। हमने इससे पहले जो पढ़ रखा है, हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने दो डेफिनेशन पढ़ ली थी, एक तो एफ डी क्लोजर, ठीक है, एफ प्लस, हाउ टू फाइंड एफ प्लस भी निकाल लिया था, और एक हमने पढ़ा था मिनिमल कवर, ठीक है। हमने कैनोनिकल कवर भी पढ़ रखा है, हमने रिडंडेंट कवर भी, सॉरी नॉन रिडंडेंट कवर भी पढ़ रखा है। क्लियर है? तो थ्योरेटिकल पोर्शन जो फंक्शन डिपेंडेंसी का तो हमने खत्म कर दिया है। अब हम आज देखेंगे 1NF और 2NF, ठीक है, कि 1NF 2NF क्या होते हैं, हम क्यों डिकम्पोज करते हैं और कैसे डिकम्पोज करते हैं। तो पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज। तो फंक्शन डिपेंडेंसी हमने देख ली थी, अब उनके टाइप्स देख रहे हैं हम लोग। तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज। फर्स्ट वन इज ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी, सेकंड इज नॉन ट्रिवियल, थर्ड वन इज पार्शियल डिपेंडेंसी, फोर्थ वन इज फुल फंक्शन डिपेंडेंसी, fifth one is transitive dependency, sixth is multi-value dependency and last one is the joint dependency। जिसमें आज हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 5 पढ़ेंगे, ये दोनों हम आज नहीं पढ़ेंगे, ये हम जब हम 4NF एंड 5NF पढ़ेंगे तब इन फंक्शन डिपेंडेंसीज को हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। क्लियर है? आज हम फोकस करेंगे, आज की क्लास जो रहेगी वो फोकस रहेगी इनके बीच में और इनसे रिलेटेड जो नॉर्मल फॉर्म्स हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। क्लियर? सो फर्स्ट वन देखते हैं, ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी। सो अ फंक्शन डिपेंडेंसी x determines y is called trivial function dependency if x is a superset of y। Clear? x is a superset of y or y is a subset of x। For example, AB determines B is a kind of trivial function dependency. Similarly, AB determines A is also a trivial function dependency। Similarly, A determines A and B determines B are also called trivial function dependency because left hand side is the superset of right hand side। Clear? That means जो डिटर्मिनेंट हैं वो डिपेंडेंट के क्या होने चाहिए, सुपरसेट होने चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी। क्लियर है? और नॉन ट्रिवियल मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट एन सुपरसेट ऑफ राइट हैंड साइड। ठीक है, फॉर एग्जांपल A determines B and B determines A, these are the kind of नॉन ट्रिवियल, तो इसमें यहाँ पे काट क्या लिखेंगे, नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी। क्लियर? सो ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल, इसको हम क्या करते हैं, अभी से सुधार देते हैं, नहीं तो बाद में छूट जाएगा ये। A determines B and B determines A, इनमें हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड का सुपरसेट नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, मेरी नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी। जबकि AB डिटरमाइंस B, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड का क्या है, सुपरसेट है। ठीक है, AB जो है इज इट इज एन सुपरसेट ऑफ B। सिमिलरली AB इज एन सुपरसेट ऑफ, प्रॉपर सुपरसेट ऑफ A। सो AB determines A and AB determines B are trivial function dependency, whereas A determines B and B determines A are non-trivial function dependency। क्लियर है? अब एक फंक्शन डिपेंडेंसी और आती है जिसको हम बोलते हैं सेमी ट्रिवियल डिपेंडेंसी। AB determines, अगर मेरे को BC मिलता है, so this is a kind of सेमी ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी। क्लियर है? सेमी ट्रिवियल मीन्स ये आधा ट्रिवियल है आधा नॉन ट्रिवियल है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसका अगर देखूं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का सुपरसेट है क्या, तो सुपरसेट नहीं है। ठीक है, AB में C नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको डिकम्पोज कर दूं दो पर्टिकुलर पार्ट में, AB डिटरमाइंस B में और AB डिटरमाइंस C में। ठीक है, मैं राइट हैंड साइड को क्या किया, मैंने डिकम्पोज कर दिया, तो अब ये मेरा क्या हो गया है, ये मेरा ट्रिवियल हो गया है और ये मेरा क्या हो गया है, नॉन ट्रिवियल हो गया है। ठीक है, दिस इज नॉन ट्रिवियल, नाउ दिस इज एन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी। सो इस पर्टिकुलर फंक्शन डिपेंडेंसी को हम बोलेंगे सेमी ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी। क्लियर है? अब आ जाते हैं गेट क्वेश्चन। एक गेट 2015 में एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन पूछा है कि एक रिलेशन दिया है एक्स विथ some attributes P, Q, R, S, T, U with set of function dependencies
PR determines ST, PSU determines QR. पूछ रहा है which of the following is the trivial function dependency in F plus where F plus is an closure of F. तो कौन सी ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी होगी? तो ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी के लिए जैसे मैंने कहा कि लेफ्ट हैंड साइड इज एन सुपरसेट ऑफ राइट हैंड साइड, तो पहला नहीं मिल रहा है मुझे, लेफ्ट हैंड साइड इज एन सुपरसेट ऑफ राइट हैंड साइड, तो ये मुझे सेमी ट्रिवियल मिल रहा है, ठीक है, ये मेरी ट्रिवियल नहीं है लेकिन ये सेमी ट्रिवियल है। थर्ड में देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज सुपरसेट ऑफ राइट हैंड साइड, तो सी मेरा ऑप्शन आ गया। डी भी मेरा नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट एन सुपरसेट ऑफ राइट हैंड साइड। सो आंसर जो आएगा वो आएगा सी, ठीक है। बी क्यों नहीं आएगा? बी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये सेमी ट्रिवियल है, ये ट्रिवियल नहीं है। क्लियर है? अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं पी आर डिटरमाइंस आर और पी आर डिटरमाइंस टी में, तब पी आर डिटरमाइंस आर जो होता वो मेरा क्या हो जाता? ट्रिवियल हो जाता, ये मेरा ट्रिवियल हो जाता और ये मेरा नॉन ट्रिवियल हो जाता, ठीक है। अगर मैंने दोनों को कंबाइन करके एक लिखा है पी आर डिटरमाइंस आर टी, तो ये मेरा सेमी ट्रिवियल है, दिस इज नॉट एन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। सो पार्शियल डिपेंडेंसी में देखते हैं अ फंक्शन डिपेंडेंसी x डिटरमाइंस y इज अ पार्शियल डिपेंडेंसी if some attribute a belongs from x can be removed from x and the dependency still hold, that is a belongs from x, x minus a still determines y. Clear? So a partial dependency exists when an attribute b is functionally dependent on a attribute a and a is a component of multi-part candidate की। ये जो डेफिनेशन लिखी है इसको आपको याद करनी पड़ेगी। क्लियर है? व्हाट इज पार्शियल डिपेंडेंसी? पार्शियल डिपेंडेंसी के लिए आपको सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा कैंडिडेट की, कि कैंडिडेट की क्या है मेरी, ठीक है। जो भी कैंडिडेट की अगर मुझे मिल रही है उसमें हम देखेंगे कि वो कैंडिडेट की अगर मेरी सिंगल डिजिट की कैंडिडेट की है, मतलब सिंगल एट्रीब्यूट की कैंडिडेट की है। सपोज अगर मुझे ए कैंडिडेट की मिल रहा है या मुझे सिर्फ और सिर्फ बी कैंडिडेट की मिल रहा है, तो उस रिलेशन में मेरा पार्शियल डिपेंडेंसी हो ही नहीं सकता। क्लियर है? दैट मीन्स अगर एक पर्टिकुलर रिलेशन में सिंगल एट्रीब्यूट का अगर मुझे की मिल रहा है, सो देयर इज नो पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट इन द रिलेशन। बट if the candidate key contains more than one attributes, for example candidate key में आपको a भी मिल रहा है, ठीक है, और a determines c मिल रहा है या b determines आपको e मिल रहा है, तो उस केस में ये दोनों मेरी क्या हो गई? पार्शियल डिपेंडेंसी हो जाएगी। क्लियर है? तो पहले आपको निकालना पड़ेगा कैंडिडेट की निकालना मैंने आपको सिखा दिया है। तो कैंडिडेट की निकालना है। कैंडिडेट की में अगर एक ही एट्रीब्यूट का अगर मुझे कैंडिडेट की मिल रहा है, इसका मतलब है कि पार्शियल डिपेंडेंसी उसमें है ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर एक से ज्यादा एट्रीब्यूट का अगर मुझे कंपोजिट कैंडिडेट की मिल रहा है, तब मेरे पास पार्शियल डिपेंडेंसी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तब हम निकालेंगे कि इफ अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन पार्ट ऑफ द की, ठीक है। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होता है कि इफ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन पार्ट ऑफ द की, सो पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट इन द रिलेशन। क्लियर है? तो मुझे निकालना पड़ेगा कैंडिडेट की से मुझे प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट मिल जाएंगे। फिर प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट से मैं क्या करूंगा कि मैं निकालूंगा कि कौन सा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है वो पार्ट ऑफ द की पे डिपेंडेंट है। अगर पार्ट ऑफ द की पे डिपेंडेंट है तो हम बोलेंगे कि ये पार्शियल डिपेंडेंसी है, अदरवाइज वो क्या होगा? हो रहेगा मेरा फुल फंक्शन डिपेंडेंसी। क्लियर है? तो अब इसमें देखते हैं, इससे पहले हम निकाल के देखते हैं कैंडिडेट की क्या है मेरी, ठीक है। तो कैंडिडेट की के लिए मुझे पहले निकालना पड़ेगा सुपर की, ठीक है। सो सुपर की इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड ई। फाइंड द एसेंशियल एट्रीब्यूट्स फॉर कैंडिडेट की। सो हम मिनिमाइज करते हैं, बी डी एंड ई कटेगा, तो बी डी एंड ई कटा तो बचा आपका ए एंड सी। अब हम क्या करेंगे? ए सी का क्लोजर निकालेंगे। तो ए सी प्लस इज इक्वल टू ए सी। अब ए से मुझे बी मिल जाएगा, सी से मुझे डी मिल जाएगा, डी से मुझे ई मिल जाएगा, सारे एट्रीब्यूट मिल गए, मतलब ए सी मेरा कैंडिडेट की है, ठीक है। तो फिर मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा प्राइम एट्रीब्यूट्स। तो प्राइम एट्रीब्यूट मेरे कौन कौन से हो गए? ए एंड सी। राइट द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स आर बी डी एंड ई।
Clear है? So non-prime attributes are B, D, and E, and prime attributes are A and C. So if a non-prime attribute is dependent on part of the key, partial dependency exists. So हम देखते हैं B is an non-prime attribute. It is dependent on part of the key. First partial dependency मुझे मिल रही है A determines B. फिर हम देख रहे हैं D is a non-prime attribute. It is dependent on part of the key. Second partial dependency मिल रही है. थर्ड हम देख रहे हैं E is a non-prime attribute, is dependent on other non-prime attribute. ठीक है, तो ये मेरा partial dependency नहीं. ठीक है, so this relation has two partial dependencies. A determines B and C determines D because AC is the candidate key of this relation. Clear है? समझ में आ रहा है partial dependency? किसी को डाउट तो नहीं है partial dependency में? No sir. ठीक है, पार्शियल डिपेंडेंसी के लिए आपको निकालना पड़ेगा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट. ठीक है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट अगर किसी पार्ट ऑफ द की पे डिपेंडेंट है तो ही हमारे पास क्या होगा, वो पार्शियल डिपेंडेंसी आएगी. क्लियर है? सेकंड देखते हैं फुल फंक्शन डिपेंडेंसी. ठीक है, अब फुल फंक्शन डिपेंडेंसी हम बोलते हैं कि अ फंक्शन डिपेंडेंसी x डिटरमाइंस y इज अ फुल फंक्शन डिपेंडेंसी इफ रिमूवल ऑफ एनी एट्रीब्यूट a from x means that the dependency does not hold anymore. That is, for any attribute a belongs from x, x minus a does not functionally determines y. Clear? So again हम क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं कैंडिडेट की. ठीक है, कैंडिडेट की में अगर मुझे एक ही एट्रीब्यूट मिल रहा है तो वो मेरे सारे के सारे डिपेंडेंसीज जो हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, फुल फंक्शन डिपेंडेंसी हो जाएंगी. ठीक है, दैट मीन्स अगर सिंगल एट्रीब्यूट का की मिल रहा है मतलब वो क्या हो जाएगा, फुल फंक्शन डिपेंडेंसी मेरा हो जाएगा. ठीक है, और अगर कैंडिडेट की में मुझे अगर कंपोजिट कैंडिडेट की मिल रही है, कंपोजिट कैंडिडेट की मीन्स एक से ज्यादा एट्रीब्यूट अगर मुझे मिल रहे हैं, तो अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है फुल्ली अगर आपके कैंडिडेट की पे डिपेंडेंट है तो उस पर्टिकुलर फंक्शन डिपेंडेंसी को हम बोलेंगे फुल फंक्शन डिपेंडेंसी. Clear? That means non-prime is dependent on, fully dependent on candidate key. तो उसको हम बोलेंगे full function dependency. Clear? अब इसको फिर से हम क्या करते हैं, निकाल के देखते हैं कि कौन कौन सी इसमें partial dependency है, कौन कौन सी full function dependencies हैं. तो पहले मैं निकाल रहा हूँ सुपर की. तो सुपर की is A, B, C, D and E. Find out essential attributes for candidate key. So essential attributes for candidate keys are C, D, E हट जाएगा, तो C, D and E हट गया, बच्चा आपका A and B. Find whether AB is an candidate key or not. तो AB plus निकाला मैंने, AB plus is equals to AB. अब AB से मुझे C मिल जाएगा, A से मुझे D मिल जाएगा और C से मुझे E मिल जाएगा. ठीक है, तो सारे एट्रीब्यूट मुझे मिल गए, सारे एट्रीब्यूट मिल गए मतलब AB मेरी कैंडिडेट की हो गई. Now write the prime attributes. Prime attributes are A and B. Write the non-prime attributes. Non-prime attributes are C, D and E. Clear है? अब हम देखते हैं कि non-prime attribute is dependent on candidate key, fully dependent on candidate key. So this is an full function dependency. Clear है? Now D is an non-prime attribute. It is dependent on part of the key. This is my partial dependency. Clear? Now E is a non-prime attribute, is dependent on non-prime attribute. This is my transitive dependency जो हम अगला पढ़ने वाले हैं. Clear? So the relation has one full function dependency. AB determines C, क्योंकि C जो है fully की पे डिपेंडेंट है, उसके पार्ट पे डिपेंडेंट नहीं है. अगर पार्ट पे डिपेंडेंट होता तो उसको हम बोलेंगे कि वो मेरा पर्टिकुलर जो फंक्शन डिपेंडेंसी है वो क्या है, मेरा फुल फंक्शन डिपेंडेंसी है अगर वो फुल्ली डिपेंडेंट है की पर. अगर पार्ट ऑफ द की पे डिपेंडेंट है उसको हम बोलेंगे पार्शियल डिपेंडेंसी. ठीक है, एंड टू पार्शियल डिपेंडेंसीज. अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी लिखा है, ट्रांजिटिव नहीं, ये भी मेरा पार्शियल डिपेंडेंसी है बिकॉज ई इज अगेन अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट. इट इज डिपेंडेंट ऑन पार्ट ऑफ द की. नहीं, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है ना सर, वही सी जो है वो पार्ट नहीं है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक पार्शियल डिपेंडेंसी आएगी और पार्शियल डिपेंडेंसी A डिटरमाइंस D आएगा, C डिटरमाइंस E इज नॉट एन पार्शियल डिपेंडेंसी. क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट?
इसको ही मैं सुधार देता हूं। So the relation has one full function dependency and one partial dependency. A determines B. क्लियर है? एक फुल फंक्शन डिपेंडेंसी है और एक मेरी क्या है, पार्शियल डिपेंडेंसी है, वो है मेरी A determines D. क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है, तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के लिए आपको डेफिनेशन जो है वो क्या है, अ फंक्शन डिपेंडेंसी एक्स डिटरमाइंस वाई इन अ रिलेशन स्कीमा कैपिटल R is an transitive dependency if there is a set of attributes Z that is neither a candidate key nor a part of any super key of R and both X determines Z and Z determines Y hold. ठीक है, so a function dependency X determines Y is called transitive dependency if and only both X determines X and Y are non-prime attributes. ठीक है, non-prime attribute means when one non-prime is dependent on another non-prime, there is an transitive dependency exist. ठीक है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हम कब डिफाइन करेंगे कि एक नॉन प्राइम दूसरे नॉन प्राइम पे क्या होगा, जब डिपेंडेंट होगा तब उसको बोलेंगे हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। जैसे हमने प्रीवियस में देखा था कि ये एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट था, ये एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे क्या है, डिपेंडेंट है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है, तो कंसिडर attributes A, B, C and where A determines B and B determines C, FDs are transitive, which means that we also have the function dependency A determines C. मतलब A determines B और B determines C से मैं A determines C तो derive कर ही सकता हूँ because of transitivity। तो उस transitivity को हम बोलेंगे it is an transitive dependency, that is C is transitively dependent on A through B। ठीक है, C जो है वो डायरेक्टली B पे डिपेंडेंट है, B जो है A पे डिपेंडेंट है, तो C जो है इनडायरेक्टली जो हो जाएगा वो A पे भी डिपेंडेंट हो जाएगा। क्लियर है? तो उसको, इस ट्रांजिटिविटी को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी तभी आएगी जब एक नॉन प्राइम दूसरे नॉन प्राइम पे डिपेंडेंट होगा, क्योंकि नॉन प्राइम को तो मेरा क्या होगा, की तो डिटरमाइन करेगा ही करेगा। तो ये पर्टिकुलर नॉन प्राइम जो है वो की पे डिपेंडेंट होगा ट्रांजिटिवली। ठीक है, ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है ट्रांजिटिवली क्या होगा, की पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे उसको ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। सो अगेन हमें पहले निकालनी पड़ेगी की से निकलेगा मुझे प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, और फिर मैं देखूंगा कि एक नॉन प्राइम अगर दूसरे नॉन प्राइम पे डिपेंडेंट है तो मेरा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आएगी। तो पहले मैं निकालता हूं सुपर की। सो सुपर की इज ए बी सी एंड डी। फाइंड आउट द एसेंशियल एट्रीब्यूट्स। सो एसेंशियल एट्रीब्यूट्स आर बी सी एंड डी कट जाएंगे, तो बी सी एंड डी कट गया, बच्चा मेरे पास एक ही एट्रीब्यूट ए। अगर एक ही एट्रीब्यूट है ए है मेरे पास, इसका मतलब मैं पहले ए का क्लोजर निकाल के देखूंगा। तो ए प्लस मैंने निकाला, ए प्लस इक्वल्स टू ए से मैं क्या निकाला, बी एंड सी मुझे मिल जाएगा, बी से मुझे डी मिल जाएगा। ठीक है, बी से मुझे डी मिल गया, मतलब ए प्लस मुझे सारे एट्रीब्यूट मिल गए। इसका मतलब है कि कैंडिडेट की हो गई मेरी ए। ठीक है, इफ A is an candidate key, that means the relation do not have any partial dependencies because candidate key contains only single attribute. It does not contain more than 2 attributes. That means candidate key is an single attribute candidate key. It is not an composite candidate key. So there is no partial dependency exist in the relation. Clear? Now write the prime attributes. So prime attributes are A. Non-prime attribute हम देखें तो non-prime attribute हमारे पास क्या क्या मिल जाएंगे, B, C and D। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि B and C both are non-prime attribute. It is dependent on key. So this is an full function dependency. Clear? A determines B and A determines C, both are full function dependencies. ठीक है, और partial dependency, sorry, transitive dependency के लिए मुझे क्या चाहिए कि B and D both are non-prime attributes. So one non-prime attribute is dependent on another non-prime attribute. So there is an transitive dependency. So this is an transitive dependency. So this relation has one transitive dependency, B determines D, because B and यहाँ पे आएगा D, because B and D both are non-prime attributes.
क्लियर है? सो दिस रिलेशन आल्सो हैज वन फुल फंक्शन डिपेंडेंसीज। यहाँ पे भी यहाँ पे 2 आएगा, हालांकि मैंने 1 लिखा है, यहाँ पे लिखना चाहिए 2, क्योंकि A डिटरमाइंस B एंड A डिटरमाइंस C लिखना चाहिए मुझे। 2 फुल फंक्शन डिपेंडेंसीज है, A डिटरमाइंस B, A डिटरमाइंस C, मैंने दोनों कंबाइन करके लिखा है A डिटरमाइंस B C, ठीक है। बट द रिलेशन ओनली हैव अ सिंगल ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बिकॉज B and D both are non-prime attributes and one non-prime is dependent on other non-prime attribute। क्लियर है? स्लाइड में इसको भी सुधार देता हूं मैं। B and D are non-prime attribute और the relation has 2 full function dependencies, A determines B and A determines C। Clear? And A is the candidate key of this relation. So partial dependency, full function dependency and transitive dependency तीनों पहचानने आ जाएगा आप लोगों को? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन देखते हैं। We say a relation is in first normal form if all the values stored in the relations are single valued and atomic। ठीक है, दैट मींस जितने भी एट्रीब्यूट्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए मेरे? सिंगल वैल्यूड होने चाहिए और एटॉमिक होने चाहिए। एटॉमिक मींस इट कंटेन्स ओनली अ सिंगल वैल्यू एट अ सिंगल एटॉमिक वैल्यू। एक ही वैल्यू होनी चाहिए, मल्टीपल वैल्यूज उसकी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? सो वन नॉर्मल फॉर्म restrictions on the structure of the relation. Values must be simple, it cannot be composite values, it is in simple values। ठीक है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म disallows repeating groups or repeating values, set of values, relations with relations and nested relations। इसको वन बाय वन देखेंगे आगे हम। 1NF deals with the shape of the record। ठीक है, तो शेप ऑफ द रिकॉर्ड हम क्या करते हैं? डील करते हैं। आपके जो 1NF रिलेशंस हैं उसमें कुछ कुछ कंस्ट्रेंट्स हम डाल सकते हैं कि इसमें प्राइमरी की होनी चाहिए कम से कम, और इसके जो वैल्यूज होने चाहिए वो एटॉमिक होने चाहिए, सिंगल वैल्यूड वैल्यूज ही होनी चाहिए। ठीक है। सो टू रिमूव द रिपीटिंग ग्रुप आइदर वी फ्लैटन द टेबल एंड एक्सटेंड द की और डिकम्पोज द रिलेशन लीडिंग टू वन नॉर्मल फॉर्म। क्लियर है? तो डिकम्पोज मीन्स डिवाइडिंग वन रिलेशन into 2 or more relations is called decomposition। ठीक है। सो नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग a problem relation and decompose it into 2 or more relations to minimize insertion, deletion and update anomalies while ensuring data integrity। क्लियर है? तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस चालू कर रहे हैं, मतलब हम डिकम्पोज करना स्टार्ट कर रहे हैं। So, पहला एग्जांपल देखते हैं। The following table is not in first normal form। टेबल जो है वो है EMP टेबल which contains 3 attributes, EMP number, EMP phone and EMP degree with 3 employees 1 2 3 3 3 3 and 3 6 7 9। 3 मेरे पास एम्प्लॉय हैं, उनके पास फोन नंबर्स हैं। अब एम्प्लॉय 123 के पास एक भी डिग्री नहीं है, तो यहाँ मेरी क्या है? नल वैल्यू स्टोर्ड है। ठीक है, एक भी वैल्यू नहीं है मतलब नल वैल्यू है। और 333 के पास 3 डिग्री है, तो हमने लिखा है BA, BCS, PhD। 679 के पास 2 डिग्री है, तो हम लिखा है BSc एंड MSc, 2 डिग्री उसके पास है। ठीक है। सो दिस रिलेशन इज नॉट इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बिकॉज इट कंटेन्स अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ठीक है, तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट में मैं ऐसे, अगर मैं EMP डिग्री का अगर मैं पर्टिकुलर डेटा टाइप डिफाइन करता हूँ varchar 2 और लेट सपोज 20। ठीक है, तो हालांकि मैं यहाँ पे कॉमा कॉमा करके वैल्यू दे सकता हूँ, लेकिन मुझे एटॉमिक वैल्यू स्टोर करनी चाहिए। BA अलग से स्टोर होना चाहिए, BSc अलग स्टोर होना चाहिए और PhD अलग से स्टोर होना चाहिए। ठीक है, अगेन दिस इज एन टाइप ऑफ एरर। यहाँ पे जो है ये BSc है, BCS नहीं है। क्लियर है? सो एक एक वैल्यू ही स्टोर होनी चाहिए, एक से ज्यादा वैल्यू यहाँ पे स्टोर नहीं होनी चाहिए। सो दिस रिलेशन इज नॉट इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। सो to decompose it into first normal form we create 2 relations। एक हम एम्प्लॉय क्रिएट कर रहे हैं और एक हम एम्प्लॉय की डिग्री क्रिएट कर रहे हैं। मतलब जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है इसको हम क्या कर रहे हैं? अलग से क्या कर रहे हैं? एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं और उसमें इसकी क्या कर रहे हैं? प्राइमरी की ले जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्राइमरी की अभी भी MP नंबर थी, यहाँ भी देखिए MP नंबर मेरा प्राइमरी की था, क्योंकि सारी वैल्यूज जो थी मेरी
यूनिक वैल्यूज थी, यहाँ भी यूनिक वैल्यूज हैं, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय नंबर को मैं यहाँ ला रहा हूँ, मतलब ये जो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट है फॉरेन की है जो इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को रेफर कर रहा है। क्लियर है? सो दिस इज एन फॉरेन की which refers to this primary key। अब इस पर्टिकुलर रिलेशन की प्राइमरी की मुझे बनानी है, तो मैं बनाऊंगा कॉम्बिनेशन ऑफ एम्प्लॉय नंबर एंड एम्प्लॉय डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मेरा क्या रहेगा, की रहेगा। तो अब यहाँ पर 333 की पहली डिग्री, 333 की सेकंड डिग्री, 333 की थर्ड डिग्री, मतलब एक एम्प्लॉय की तीनों डिग्री मैंने यहाँ पर स्टोर कर ली, ठीक है, एज एन इंडिविजुअल ट्यूपल। सिमिलरली 679 के पास 2 डिग्री थी तो उसकी दोनों डिग्री मैंने स्टोर कर दी। 123 के पास एक भी डिग्री नहीं थी तो मैंने यहाँ पर उसकी एक भी रो जनरेट नहीं की। इसलिए जनरेट नहीं किए क्योंकि 123 के पास कोई डिग्री थी ही नहीं, तो डिग्री नहीं है तो हम इननेसेसरी नल वैल्यू हम इंसर्ट नहीं करेंगे। क्लियर? सो an outer join between employee and employee degree will produce the information that the original table hold। तो ये आउटर ज्वाइन क्यों कर रहे हैं हम लोग, ताकि हम इंश्योर कर रहे हैं डेटा इंटीग्रिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। डेटा इंटीग्रिटी प्रॉपर्टी जो हमने नॉर्मलाइजेशन में पढ़ी थी कि व्हाइल इंश्योरिंग डेटा इंटीग्रिटी मींस जो इंफॉर्मेशन पहले ये एक रिलेशन में वो परसिस्ट कर रही थी, वो इंफॉर्मेशन मोर देन 2 रिलेशंस में भी वो परसिस्ट करे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों के बीच में आउटर ज्वाइन करूंगा तो अभी भी मुझे ये रिलेशन मिल जाएगा, हालांकि एग्जैक्टली ये नहीं मिलेगा, मिलेगा जो मुझे वो मिलेगा 123 और उसका फोन नंबर मिलेगा और यहाँ पे उसकी नल वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे 333 मिलेगा मुझे, यहाँ पे उसका फोन नंबर मिलेगा और यहाँ पे BA मिलेगा, फिर यहाँ पे मिलेगा 333, फिर यहाँ मुझे मिलेगा BSc, ठीक है, और फिर मिलेगा 333 और यहाँ पे मिलेगा मुझे PhD, बीच में उसके फोन नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको डिकम्पोज कर रहे हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, तो हम 2 टेबल्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो टेबल क्रिएट कर रहे हैं, ये टेबल और एक टेबल ये, इसकी प्राइमरी की ये है, इसकी प्राइमरी की दोनों का कॉम्बिनेशन है, और ये जो फॉरेन की है जो इसको रिफर कर रही है। क्लियर? ये हमने क्या किया, डिकम्पोज किया। हम चाहें तो जैसा हमने यहाँ बोला था कि फ्लैटन द टेबल एंड एक्सटेंड द की, हम चाहें तो इस एक टेबल में क्या कर सकता हूं, मैं इन ऐसे भी इंफॉर्मेशन में स्टोर कर सकता हूं, जैसे मैंने पहले यहाँ पर इन दोनों का आउटर ज्वाइन से की है कि 123 उसका फोन नंबर, फिर नल वैल्यू, फिर 333 उसका फोन नंबर पहली डिग्री, 333 उसका फोन नंबर भी उसकी नेक्स्ट डिग्री। लेकिन इस केस में मेरा एम्प्लॉय नंबर क्या होगा, वो कैंडिडेट की नहीं हो, सॉरी प्राइमरी की नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें रिपीटिंग वैल्यूज आ रही हैं। तब मुझे क्या करना पड़ेगा, की को एक्सटेंड करना पड़ेगा। की को एक्सटेंड करना पड़ेगा मीन्स इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन मुझे की लेना पड़ेगा, मतलब एम्प्लॉय नंबर एंड एम्प्लॉय डिग्री को मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन मुझे लेना पड़ेगा एज एन प्राइमरी की। तब मैं क्या करूंगा, एक ही टेबल में इंफॉर्मेशन को परसिस्ट कर सकता हूं। क्लियर है? तो हमने क्या किया, अभी डिकम्पोजिशन किया। डिकम्पोजिशन किया मतलब एक रिलेशन को मैंने 2 रिलेशन में डिवाइड किया है। नाउ बोथ द रिलेशंस आर इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म because it does not contain any multi-valued attribute। क्लियर है? सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड, अगेन दिस फॉलोइंग टेबल इज नॉट इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। व्हाई? बिकॉज इट कंटेन्स अ नेस्टेड रिलेशन। ठीक है, नेस्टेड रिलेशन दिख रहा है किसी को यहाँ पर? ठीक है, नेस्टेड रिलेशन मीन्स मेरे पास एक कंपोजिट एट्रीब्यूट मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, कंपोजिट एट्रीब्यूट कौन सा है? एम्प्लॉय एड्रेस, जिसके 3 कंपोनेंट्स हैं, स्ट्रीट, सिटी एंड पिन कोड। तो मैंने पहला एट्रीब्यूट लिया है एम्प्लॉय नंबर, दूसरा एट्रीब्यूट लिया है एम्प्लॉय फोन, तीसरा एट्रीब्यूट लिया है एम्प्लॉय एड्रेस। और एम्प्लॉय एड्रेस के 3 कंपोनेंट्स हैं, स्ट्रीट, सिटी एंड पिन कोड। सो दिस रिलेशन इज नॉट इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बिकॉज इट कंटेन्स अ नेस्टेड रिलेशन और रिलेशन विद इन अ रिलेशन। एक रिलेशन के अंदर मैं दूसरा रिलेशन क्या कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ। क्लियर है? सो इस पर्टिकुलर टेबल को ही मुझे क्या करना है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में अगर डिकम्पोज करना है या फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा कि इस कंपोजिट एट्रीब्यूट की जगह मैं क्या करूंगा, उसके सिंपल कंपोनेंट्स को स्टोर करूंगा। मतलब नाउ द रिलेशन हैव 5 एट्रीब्यूट्स इंस्टेड ऑफ 3 एट्रीब्यूट्स। ठीक है, इस पर्टिकुलर रिलेशन में पास क्या है, 5 एट्रीब्यूट्स हैं, जबकि इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट रिलेशन के पास कितने हैं, 3 एट्रीब्यूट हैं, जिसमें जो थर्ड एट्रीब्यूट है उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, स्ट्रीट, सिटी एंड पिन कोड। क्लियर है? दैट मींस फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म डू नॉट कंटेन
first normal form relation do not contain any multi-valued attribute. First normal form relation do not contain any composite attribute. It only includes the components of a simple components of an composite attribute. Clear है? Third example देखते हैं. The following is not in first normal form. Again, this relation is not in first normal form. Why? Because it contains data redundancy. 333 श्याम 333 श्याम. ये दो मेरे पास क्या हो रहा है? दो बार आपका आ रहा है. ठीक है. सो इसको मुझे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो मैं क्या करूंगा? किसी एक एट्रीब्यूट को मैं क्या करूंगा? की बना दूंगा. तो मैंने क्या किया है? एम्प्लॉय नंबर को मैंने क्या कर दिया? की बना दिया है. जैसे ही मैंने इसको प्राइमरी की डिक्लेयर किया तो अब मेरे पास रिपीटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी. तो मेरे पास डेटा रिडंडेंसी आने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि 123, 333 और 444 की एक ही रो आएगी, एक से ज्यादा रो मेरे पास नहीं आएगी. क्लियर है? सो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या बोलता है कि आपके पास रिलेशन में कम से कम प्राइमरी की होनी चाहिए. ठीक है. प्राइमरी की का बाउंडेशन आपको क्या करता है? बोलता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. अगर मेरे पास रिलेशन में प्राइमरी की होगी तो मेरे पास डेटा रिडंडेंट नहीं होगा. ठीक है. जो की वाला डेटा है कम से कम वो तो रिडंडेंट नहीं होगा. क्लियर है? सो ये हो गया मेरा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमने देखा कि जो उसकी वैल्यूज होनी चाहिए वो सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए, मल्टी वैल्यूड नहीं होनी चाहिए और एटॉमिक होनी चाहिए. एटॉमिक मीन्स एक से ज्यादा वैल्यू कॉमा करके मैं स्टोर नहीं कर सकता. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय एड्रेस करके मैं रामनगर कॉमा रायपुर कॉमा करके ऐसे स्टोर कर रहा हूँ, वो भी मेरा क्या आ जाएगा? वो भी मेरा हो जाएगा कंपोजिट एट्रीब्यूट में. मुझे अलग अलग स्टोर करना चाहिए, स्टेट अलग स्टोर करना चाहिए, सिटी अलग स्टोर करना चाहिए और पिन कोड अलग स्टोर करना चाहिए. क्लियर है? तो दिस इज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. हम स्टार्ट करते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म. सो सेकंड नॉर्मल फॉर्म इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फुल फंक्शन डिपेंडेंसी. तो फुल फंक्शन डिपेंडेंसी और पार्शियल डिपेंडेंसी का अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आपको सेकंड नॉर्मल फॉर्म इजीली समझ में आ जाएगा. क्लियर? सो अ रिलेशन स्कीमा कैपिटल आर इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. मतलब सेकंड नॉर्मल फॉर्म होने के लिए सबसे पहले होना चाहिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. एंड एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ईच कैंडिडेट की ऑफ आर. मतलब जितनी भी कैंडिडेट कीज हैं उस पे वो क्या होगा? फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट होना चाहिए, पार्शियली डिपेंड नहीं होना चाहिए. ठीक है. मतलब मेरा जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट होना चाहिए कैंडिडेट की पर. ठीक है. जितनी भी कैंडिडेट कीज हैं उस पर फुल्ली क्या होना चाहिए? वो डिपेंडेंट होना चाहिए, पार्शियली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. सो अ रिलेशन इन 2NF विल नॉट हैव एनी पार्शियल डिपेंडेंसीज. क्लियर है? जनरल डेफिनेशन ऑफ सेकंड नॉर्मल फॉर्म देखें. So a relation schema capital R is in second normal form if every non-prime attribute in every non-prime attribute A in R is not partially dependent on any candidate key of R. ठीक है. So partial dependency नहीं होनी चाहिए, full function dependency होनी चाहिए. क्लियर है? तो आपको क्या करना है? आपको ऐसे पहले डिपेंडेंसीज निकालनी है जो फुल फंक्शन डिपेंडेंसीज हैं. अगर फुल फंक्शन डिपेंडेंसीज पूरी की पूरी फंक्शन डिपेंडेंसी मेरी फुल फंक्शन डिपेंडेंसीज मिल रही हैं, इसका मतलब रिलेशन मेरा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है. और अगर एक भी फंक्शन डिपेंडेंसी मुझे पार्शियल डिपेंडेंसी मिल रही है, मतलब की जो है मतलब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है पार्ट ऑफ द की पे डिपेंडेंट कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे पार्शियल डिपेंडेंसी. पार्शियल डिपेंडेंसी एक भी मिल रही है मतलब रिलेशन मेरा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है. क्लियर है? एग्जांपल देखते हैं. Consider a relation capital R of A, B, C, D with set of function dependencies F is equals to A determines B, C determines D. अब हमको चेक करना है कि ये जो पर्टिकुलर रिलेशन है वो मेरा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है कि नहीं है. तो मुझे पहले निकालना पड़ेगा की. तो की के लिए पहले निकाल रहा हूं मैं सुपर की. सो सुपर की इज A, B, C and D. Find out the essential attributes. So essential attributes में हम B और D को क्या करेंगे? हटा देंगे. तो बचेगा मेरा A and C. Find AC is an candidate key or not. So AC plus is equals to AC. A से मुझे B मिल जाएगा, C से मुझे D मिल जाएगा. तो सारे एट्रीब्यूट मिल गए. That means candidate key is AC. Now if candidate key is AC, write the prime attributes. Prime attributes are A and C. Write the non-prime attributes. Non-prime attributes are B and D. क्लियर है? अब मैं देख रहा हूं
कि B is a non-prime attribute, it is dependent on part of the key. B is a non-prime attribute, it is dependent on part of the key. Similarly, D is a non-prime attribute, it is dependent on part of the key. So this relation is not in second normal form because it contains two partial dependencies, A determines B and C determines D, with candidate key as A and C, combination of A and C. क्लियर है? अब कॉम्बिनेशन मिल रहा है मतलब कंपोजिट कैंडिडेट की मिल रही है, कंपोजिट कैंडिडेट की मिल रही है तो ही मेरे पास मैं ऐसा सर्च करूंगा कि उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी है कि नहीं है। अगर सिंगल कैंडिडेट की मिलती, सिंगल एट्रीब्यूट की कैंडिडेट की मिलती तो मैं क्या करता, सर्च करता ही नहीं कि पार्शियल डिपेंडेंसी इसमें है कि नहीं। अगर सिंगल एट्रीब्यूट की कैंडिडेट की मिल जाती इसका मतलब है कि रिलेशन मेरा 2NF में होता ही। ठीक है, अब ये रिलेशन मेरा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, अब मेरे को कन्वर्ट करना है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में, तो उसके लिए एल्गोरिथम देखते हैं। एल्गोरिथम का जो पहला पॉइंट है वो है कंप्यूट द क्लोजर ऑफ द सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज F प्लस। मतलब जो भी आपको यहाँ पर फंक्शन डिपेंडेंसी सेट दिया है उसका मुझे पहले तो निकालना पड़ेगा क्लोजर। ठीक है, क्लोजर मीन्स जितनी फंक्शन डिपेंडेंसी से और डिराइव हो सकती है वो सारी की सारी फंक्शन डिपेंडेंसी मुझे क्या करनी, निकालनी है। फिर मैं निकालूंगा कि for every partial dependency x determines y in F plus, create two relations Ri of x comma y and Rj of r minus y। ठीक है, मतलब जितनी भी पार्शियल डिपेंडेंसीज हैं रिलेशन में, जितनी भी पार्शियल डिपेंडेंसीज मिल रही हैं उनको मैं क्या करूंगा, अलग से एक रिलेशन क्रिएट करूंगा Ri of x comma y और दूसरा रिलेशन में क्रिएट करूंगा r minus y, Rj of r minus y। मतलब राइट हैंड साइड को क्या करूंगा, मैं हटा के बाकी जो एट्रीब्यूट बचेंगे उसको मैं टर्म करूंगा सेकंड रिलेशन। क्लियर है? फिर थर्ड पॉइंट है इफ पॉसिबल मर्ज टू और मोर रिलेशंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैंडिडेट की। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट है उसकी नीड कभी कभार पढ़ने वाली है, कहां पड़ेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सो एल्गोरिथम में पहला पॉइंट हमें निकालना है F प्लस। सेकेंड पॉइंट है जितने भी पार्शियल डिपेंडेंसीज मिलेंगी उस F प्लस में उसके हमें क्या करना है, रिलेशंस क्रिएट करना है, दो रिलेशन में डिवाइड करना है, एक तो Ri ऑफ x, y और एक Rj ऑफ r माइनस y। क्लियर है? सो देखते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन था कि R ऑफ a b c d था, F इज इक्वल टू a डिटरमाइंस b, c डिटरमाइंस d था, की मुझे मिला था AC। ठीक है, प्राइम एट्रीब्यूट मुझे मिला था A एंड C, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट मुझे मिला था B एंड D। क्लियर है? और यहाँ मुझे मिल रहा था B इज डिपेंडेंट ऑन पार्ट ऑफ द की, पहली पार्शियल डिपेंडेंसी, D इज डिपेंडेंट ऑन पार्ट ऑफ द की, सेकंड पार्शियल डिपेंडेंसी। तो ये मेरा क्या है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, तो मुझे पहले निकालना है, फर्स्ट वी हैव टू कंप्यूट F प्लस। सो F प्लस में मैं निकाल रहा हूँ जितने भी डिटरमिनेंट है उसका क्लोजर निकालूंगा। तो A प्लस अगर मैं निकाल रहा हूँ तो A प्लस इज इक्वल टू A से मुझे B मिलेगा और कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, फिर मैं निकाल रहा हूँ C प्लस इज इक्वल टू C मिल रहा है, C से मुझे D मिल रहा है और कुछ भी नहीं मिल रहा है। सो F प्लस इज इक्वल टू A डिटरमाइंस B एंड C डिटरमाइंस D। जितनी भी नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी है हम सिर्फ उनको ही लिखेंगे, A डिटरमाइंस A, C डिटरमाइंस C को हम नहीं लिखेंगे। क्लियर है? अब हम देख रहे हैं कि फ्रॉम F प्लस वी हैव टू पार्शियल डिपेंडेंसीज, A डिटरमाइंस B एंड C डिटरमाइंस D। दो ही पार्शियल डिपेंडेंसीज है, A डिटरमाइंस B एंड C डिटरमाइंस D। क्लियर है? तो अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि फॉर ईच पार्शियल डिपेंडेंसी और फॉर एवरी पार्शियल डिपेंडेंसी क्रिएट टू रिलेशंस Ri ऑफ x, y एंड Rj ऑफ r माइनस y। तो पहली पार्शियल डिपेंडेंसी ली मैंने A डिटरमाइंस B, यहाँ पहले मैंने लिखा R ऑफ A B C D, फिर लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लिखा पहली पार्शियल डिपेंडेंसी A डिटरमाइंस B और मैंने क्रिएट किया R1 ऑफ A, B। तो R2 में क्रिएट करूंगा R माइनस B को, तो R माइनस B मतलब B को मैं हटा दूंगा तो बचेगा A, C एंड D। ठीक है, तीन एट्रीब्यूट बचेंगे A, C एंड D, B हटा के बाकी जो एट्रीब्यूट बच रहे हैं उसको हम लिखेंगे R2। फिर देख रहे हैं सेकंड पार्शियल डिपेंडेंसी हमारे पास C डिटरमाइंस D, उसको हमने लिया, इससे हमने बनाया CD। ठीक है, और यहां से हम लिखेंगे R माइनस D। ठीक है, R माइनस D मीन्स R2 माइनस D, R2 माइनस D मीन्स A एंड C बचेगा हमारे पास। सो दो पार्शियल डिपेंडेंसी थी, A डिटरमाइंस B और C डिटरमाइंस D, दोनों को मैंने क्या किया, अलग अलग डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके तीन रिलेशन मेरे क्रिएट हुए। पहला रिलेशन क्रिएट हुआ R1 ऑफ A, B विद AS कैंडिडेट की। Why AS कैंडिडेट की? बिकॉज इट
only contains a function dependency f1 is equals to a determines b. a determines b means a मेरा कैंडिडेट की हो जाएगा क्योंकि a की प्राइम एट्रीब्यूट है a की नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो है b. so a is my कैंडिडेट की. सेकेंड हम ले रहे हैं R21. सो F21 में अगर हम देखें तो F21 में आपको एक ही फंक्शन डिपेंडेंसी मिल रही है, वो मिल रही है C डिटरमाइंस D. तो C मेरा कैंडिडेट की हो जाएगा, D मेरा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएगा. एंड नॉन प्राइम इज डिपेंडेंट ऑन, फुल्ली डिपेंडेंट ऑन की. हियर आल्सो नॉन प्राइम इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन की. और थर्ड हमें ले रहे हैं R22 विथ ACS कैंडिडेट की. क्यों? क्योंकि इसमें अब जो यहाँ पर कैंडिडेट की थी, ओरिजिनल रिलेशन में जो कैंडिडेट की थी, वो कैंडिडेट की मुझे सबसे आखिरी रिलेशन में क्या होगी, प्रिजर्व करते मिलेगी. या तो कैंडिडेट की मिलेगी या तो मुझे क्या मिलेगा, फुल फंक्शन डिपेंडेंसी वाला एट्रीब्यूट्स मिलेंगे यहाँ पर. ठीक है, उसमें भी मेरे को कैंडिडेट की तो मिलेगी ही मिलेगी. मतलब जो आखिरी में जो रिलेशन मिलेगा उसमें मेरे को कैंडिडेट की मिलेगी ही मिलेगी. क्लियर है? सो रिलेशन हैव 3 डिकम्पोजिशंस, R1, R21 एंड R22. ठीक है, R के मैंने 3 पार्ट किए, R1, R21 एंड R22. ठीक है, R1 में मेरे पास 2 एट्रीब्यूट है A, B. R21 में मेरे पास 2 एट्रीब्यूट है C, D. और R22 में मेरे पास 2 एट्रीब्यूट है A एंड C. ठीक है, A एंड C का कॉम्बिनेशन मेरा क्या होगा, प्राइमरी की होगा. और A जो रहेगा वो फॉरेन की रहेगा, जो इस पर्टिकुलर प्राइमरी की को रिफर करेगा. C अगेन है फॉरेन की विच रिफर्स टू दिस प्राइमरी की. क्लियर है? तो ये 2 फॉरेन की मिलेगी मुझे. ठीक है, पहली फॉरेन की मिलेगी ये वाली A जो इस A को रिफर कर रही है. दूसरी फॉरेन की मिलेगी मुझे ये C जो इस पर्टिकुलर C को रिफर कर रही है. क्लियर है? सेकंड एग्जांपल देखते हैं. हाँ बोलिए बोलिए. और उसमें A और B और C और D में 2 टेबल में डिवाइड नहीं कर सकते? नहीं, अभी तो A B और C और D जाएगा. करेंगे तो A अगर आप एक A B और CD में अगर आप डिवाइड कर देते हैं, मान के चलो R1 ऑफ AB और R2 ऑफ CD में आपने डिवाइड कर दिया, तो अगर मैं जब R1 नेचुरल ज्वाइन R2 अगर करूंगा मैं, तो मुझे ओरिजिनल रिलेशन नहीं मिलेगा. मतलब मेरा जो लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन बोलूं या फिर मेरा डेटा इंटीग्रिटी प्रॉपर्टी बोलूं, वो मेरी इंश्योर नहीं होगी. ठीक है, डेटा इंटीग्रिटी इंश्योर करना मतलब अगर मैं R1, R21 एंड R22 को अगर मैं नेचुरल ज्वाइन करता हूं तो मुझे ओरिजिनल रिलेशन R मिल जाना चाहिए. क्लियर है? तो वो R1, R21 और R22 से ही होगा. अगर मैं इन दोनों को नेचुरल ज्वाइन करूंगा तो ये तो क्रॉस ज्वाइन परफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि एक भी कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है मेरे पास. क्लियर है? अगर मैं इन तीनों का अगर मैंने नेचुरल ज्वाइन किया तो मुझे ये पर्टिकुलर रिलेशन क्या हो जाएगा, मिल जाएगा. ये आपको इंश्योर करता है डेटा इंटीग्रिटी प्रॉपर्टी. ठीक है, सो ये आपको एल्गोरिथम, आपको ये वाला एल्गोरिथम जो है वो याद करना पड़ेगा या समझना पड़ेगा कि मुझे कैसे करना है. पहले मुझे F+ निकालना है. F+ में इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि और कोई पार्शियल डिपेंडेंसी भी अगर है तो वो भी मेरी क्या हो जाए, जनरेट हो जाए. इसलिए मैं निकाल रहा हूं F+. ठीक है, और जितनी पार्शियल डिपेंडेंसीज हैं वो सारी पार्शियल डिपेंडेंसीज के लिए मैं अलग अलग रिलेशंस क्रिएट करूंगा. क्लियर? सेकंड एग्जांपल देखते हैं. Consider relation R of A, B, C, D, E with set of function dependencies A, B determines C, A determines D, D determines E. तो पहले मुझे चेक करना है कि ये 2NF में है कि नहीं है, तो मेरे को पहले निकालना पड़ेगा सुपर की. सुपर की मैं निकाल रहा हूँ A, B, C, D, E. Find out the essential attributes for सुपर की. तो essential attributes के लिए मैं क्या करूँगा, इसको मिनिमाइज करूँगा. C, D and E हट जाएगा आपका, बचेगा आपका A and B. Find AB plus, check whether AB is in candidate key or not. So AB plus is equals to AB. अब AB से मुझे C मिल जाएगा. ठीक है, A से मुझे D मिल जाएगा, D से मुझे E मिल जाएगा. तो सारे एट्रीब्यूट मिल गए. That means candidate key of this relation is combination of A and B. So write the prime attributes. So prime attributes are A and B. Write the non-prime attributes. Non-prime attributes are C, D and E. Clear है? Non-prime attributes are C, D and E. अब हम चेक कर रहे हैं कि whether non-prime attribute is dependent on part of the key or not. So C is dependent on A and B. This is my full function dependency.
This is not an partial dependency. This is an full function dependency. Now D is another non-prime attribute. It is dependent on part of the key. This is my first partial dependency. Clear? Now E is an non-prime attribute. It is dependent on other non-prime attribute. This is my transitive dependency. Clear? This is not partial dependency. This is an transitive dependency. Okay, but E is again a non-prime attribute. It is dependent on part of the key. Why? Because A determines D, D determines E से मैं A determines E तो लिख ही सकता हूँ. By transitivity मैं लिख सकता हूँ A determines E. Now E is a non-prime attribute. It is dependent on part of the key. That means this is also my partial dependency. Clear? So the relation have two partial dependencies. A determines D, A determines E. Candidate key is AB. So this relation is not in second normal form because it contains at least one partial dependency. एक भी अगर partial dependency मिल रही है मतलब वो 2NF में नहीं है. तो इसको decomposition देखते हैं. So first of all we have to find F plus. तो F plus के लिए मैंने क्या किया? AB का क्लोजर निकाला. तो अब AB का क्लोजर मैंने निकाला तो AB क्लोजर मुझे मिला पहले तो AB से मुझे मिल जाएगा C. ठीक है, AB से मुझे मिला C और कुछ मिलेगा. अच्छा, A से मुझे मिल जाएगा D, D से मुझे मिल जाएगा E. सो AB प्लस इज इक्वल टू ABCDE. तो मैंने यहाँ पे लिखा है AB डिटरमाइंस CDE. ओनली मैं क्या कर रहा हूँ, नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी से लिख रहा हूँ. ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी AB डिटरमाइंस AB को मैं नहीं लिख रहा हूँ. फिर मैं निकाल रहा हूँ A प्लस. सो A प्लस इज इक्वल टू A से मुझे D मिल जाएगा, D से मुझे E मिल जाएगा. सो A प्लस इज इक्वल टू ADE. दिस इंप्लाइज A डिटरमाइंस D एंड E. फिर मैं निकाल रहा हूँ D प्लस. सो D प्लस इज इक्वल टू D और D से मुझे मिल जाएगा E. सो D प्लस इज इक्वल टू DE. सो D डिटरमाइंस E. ये मुझे मिल रहा है F प्लस. ठीक है, सो F प्लस मैंने निकाला तो मुझे यहाँ पता चल रहा है कि A डिटरमाइंस D एंड A डिटरमाइंस E. देयर आर टू पार्शियल डिपेंडेंसीज. ठीक है, तो A डिटरमाइंस D, A डिटरमाइंस E, दो पार्शियल डिपेंडेंसीज है मेरे पास. ठीक है, अगर मैंने अब क्या किया कि दोनों को एक ही टर्म करके A डिटरमाइंस DE को ही क्या किया, रियलाइज किया, तो ये मुझे मिल जाएगा R1 ऑफ ADE, R2 ऑफ ABC. ठीक है, सो A डिटरमाइंस D, ADE हो जाएगा. इसमें की हो जाएगी मेरी A. ठीक है, यहां से मैं इसको मिटा देता हूं. यहाँ पे मेरी जो की हो जाएगी वो जाएगी A और D and E बोथ आर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स. और ये हो जाएगा मेरा R माइनस Y. सो R माइनस D and E. तो D and E को हटा देंगे तो बचेगा A, B and C. ठीक है, तो एक ही पार्शियल डिपेंडेंसी अगर मैं टर्म कर रहा हूँ A डिटरमाइंस D, दोनों को मैंने एक साथ ही रियलाइज कर दिया तो ये हो जाएगा ADE. अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसे रियलाइज करना पड़ेगा. ठीक है, AB डिटरमाइंस C. ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जो रिलेशन दिया था, मुझे जो रिलेशन मिला था उसमें मिला था R ऑफ A, B, C, D एंड E. ठीक है, और ABCDE के बाद जो रिलेशंस मुझे फंक्शन डिपेंडेंसीज मिल रही थी, AB डिटरमाइंस C. सो AB डिटरमाइंस C, A डिटरमाइंस D एंड D डिटरमाइंस E. ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने क्लोजर निकाला तो मुझे A डिटरमाइंस D के बाद A डिटरमाइंस E भी मिल रहा है तो मैंने A डिटरमाइंस E भी लिख दिया. ठीक है, ये मुझे मिल रहा है F प्लस. अब मुझे इसमें दो पार्शियल डिपेंडेंसीज मिल रही है, एक तो मिल रही है A डिटरमाइंस D, एक मिल रही है A डिटरमाइंस E. तो मैं पहले लिखूंगा R ऑफ A, B, C, D, E. पहली फंक्शन डिपेंडेंसी में ले रहा हूँ A डिटरमाइंस D. तो ये मुझे मिल रहा है R1 ऑफ A, D विथ A एस कैंडिडेट की. R2 मुझे मिलेगा R माइनस D. R माइनस D मीन्स A, B, C एंड E. फिर मैं इसमें क्या करूंगा, सेकेंड पार्शियल डिपेंडेंसी लूंगा. सेकेंड पार्शियल डिपेंडेंसी थी मेरी क्या थी, A डिटरमाइंस E. तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ A डिटरमाइंस E. तो A डिटरमाइंस E से मुझे मिलेगा A, E का एक रिलेशन जिसको मैं टर्म कर रहा हूँ R2, 1 और R22 मुझे मिलेगा
ए बी एंड सी। ठीक है, यहाँ पे कैंडिडेट की मुझे मिलेगी ए, यहाँ पे कैंडिडेट की मुझे मिलेगी ए बी, क्योंकि इसमें जो डिपेंडेंसी बचेगी वो बचेगी फुल फंक्शन डिपेंडेंसी विच इज ए बी डिटरमाइन सी। ठीक है, तो लास्ट वाले जो एट्रीब्यूट, लास्ट वाला जो रिलेशन बचेगा उसमें मेरे को जो कैंडिडेट की मिलेगी वो कैंडिडेट की मिलेगी तो मिलेगी, साथ में उसकी फुल फंक्शन डिपेंडेंसी भी मिल सकती है। तो फुल फंक्शन डिपेंडेंसी मतलब जो भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट बचेगा अब वो फुल्ली फंक्शन डिपेंडेंट ऑन की, कैंडिडेट की पे ही होगा। तो लास्ट वाला जो बचेगा उसमें मेरे पास फुल फंक्शन डिपेंडेंसी या तो कैंडिडेट की ही बचेगी। क्लियर है? तो ये एक रिलेशन मेरा ये हुआ। अब एक रिलेशन मेरा बच्चा a, d और एक बच्चा मेरा R21 ऑफ a, e। दोनों रिलेशन की अगर मैं देखूं तो कैंडिडेट की सेम है a एंड a, तो मैं इन दोनों को क्या करूंगा, मर्ज करूंगा। इन दोनों को मर्ज करके मैं क्या करूंगा, एक रिलेशन कम करूंगा R221 और उसको मैं लिखूंगा a, d, e विथ कैंडिडेट की एस a। ठीक है, या तो मैं ऐसे डिराइव करूं या तो मैं क्या करूं जैसे मैंने यहां पर किया है, जैसे मैंने यहां पे क्या किया है कि यहां मैंने ए डी ई को एक साथ ले लिया है। ए डी को एक साथ लेने से ए डी ऑलरेडी बन गया और यहां पर जो मुझे बच रहा है वो बच रहा है ए बी सी। अब इसमें ए बी सी में ए बी मेरी कैंडिडेट की हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन डिपेंडेंसी मिल रही है मुझे F2 में क्या मिल रहा है, F2 में मुझे मिल रहा है अब ए बी डिटरमाइन सी। ठीक है, और R1 में क्या मिल रहा है, F1 में मुझे क्या क्या मिल रहा है, F1 में मुझे मिल रहा है A डिटरमाइंस D एंड D डिटरमाइंस E, और वी कैन राइट A डिटरमाइंस D डिटरमाइंस C, A डिटरमाइंस E। अगर मैं इसका क्लोजर पूरा निकाल के लिखूं, क्लियर है? सो दिस implies that A is the candidate key of R1 and AB is the candidate key of R2। ठीक है, तो यहाँ मैंने वही लिखा है कि R1 of ADE and R2 of ABC are the required 2NF decomposition of relation capital R। Now A is an primary key, AB is an primary key of R2, A is an primary key of R1 and A is an foreign key of R2 which refers to A of R1। So this is my foreign key, A is in my foreign key which refers to A in R2। तो आपको क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि 2NF डिकम्पोजिशन करने के बाद मेरे पास कितनी फॉरेन कीज जनरेट हो रही हैं। ठीक है, एक ऐसा ही पूछ सकता है कि कितने रिलेशंस क्रिएट हो रहे हैं, एक और पूछ सकता है कितनी फॉरेन कीज आ रही हैं मेरे पास। क्लियर है? तो 1NF एंड 2NF दोनों समझ में आ रहा है आप लोगों को। ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉर्मलाइजेशन हम देखे थे, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉर्मलाइजेशन में हमने देखा था to create relations where every dependency is on the key। तो मैंने आपको कहा था कि this is the requirement of first normal form। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म मतलब कि डिपेंडेंसी मेरी की पे होनी चाहिए। की पे होनी चाहिए मतलब रिलेशन में कम से कम कैंडिडेट की या प्राइमरी की तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पर फुलफिल कर दिया। कहाँ पर? इस पर्टिकुलर फंक्शन डिपेंडेंसी में मैंने क्या कर दिया कि अगर हमारे पास प्राइमरी की नहीं थी तो मैंने आप क्या किया, प्राइमरी की बना दी। इससे पहले वाले एग्जांपल्स में दोनों में प्राइमरी की थी मेरे पास, ईएमपी नंबर दोनों में मेरे पास प्राइमरी की एट्रीब्यूट था। या तो मैं प्राइमरी की को एक्सटेंड कर रहा था यहाँ पर, ठीक है, या तो मैं क्या कर रहा था, डिकम्पोज कर रहा था। So this is the requirement of first normal form। Second, every dependency is on the whole key। Whole key is the requirement of second normal form। ठीक है, whole key means full function dependency होनी चाहिए, partial dependency नहीं होनी चाहिए। So this is the requirement of second normal form and nothing but the key। This is the requirement of third normal form जो हम देखेंगे अगली क्लास में। क्लियर है? This is the requirement of third normal form वो हम देखेंगे अगली क्लास में। तो अभी तक की क्लास में किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। एनी डाउट? नो सर। पार्शियल डिपेंडेंसी और फुल फंक्शन डिपेंडेंसी पहचानने आ जाना चाहिए, साथ ही साथ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी पहचानने आ जाना चाहिए, क्योंकि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हमको काम आएगा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जो हम देखेंगे अगली क्लास में। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है तो मैं क्लास एंड कर देता हूँ।